वैद्य जी, हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि संग्रहणी जो रोग है आईबीएस, उस रोग के बारे में पूरी जानकारी भी दें और बताइए कि कैसे इससे ठीक हुआ जा सकता है। देखिए, संग्रहणी तो एक परिचित नाम है। जो लोग थोड़ा भी चिकित्सा शास्त्र की जानकारी रखते हैं उनको पता है। लेकिन आईबीएस आईबीएस कहते हैं, आप अगर कोई डॉक्टर किसी को कह दे मरीज को कि तेरे को आईबीएस है तो वो डर जाएगा। उसको लगेगा शायद एचआईवी जैसी कोई चीज है। और अगर इसकी फुल फॉर्म बताएं तो उसका डर और कई गुना हो जाएगा। वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब तीनों शब्दों में देखना कितना भय व्याप्त है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस। अगर साथ में ये ना समझाया जाए कि ये जो बीमारी हमने बताई है आपको, ये कोई विशेष चीज नहीं है और हिंदुस्तान में हर दूसरे तीसरे आदमी को ये है। अच्छा, इतनी कॉमन है। और आईबीएस से आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता आमतौर पे। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इससे जीवन में कोई संकट पैदा नहीं होता। इसको रोग कहना भी गलत है। ये एक्चुअल में जो सिंड्रोम शब्द है, इसके सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कि कुछ लक्षण है और वो जब अनिवार्य रूप से कहीं मिलते हैं तो हम उसको सिंड्रोम का नाम दे देते हैं। जी। स्पेसिफिक एक दो सिम्टम हो तो अलग बात है, लेकिन अगर 8-10 सिम्टम मिल रहे हैं एक ही बीमारी के तो उसको हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अपने आप में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो जानलेवा है। हाँ, इसमें असुविधा, डिस्कम्फर्ट जरूर रहती है। अब ये दो शब्द हैं। पहला शब्द है इरिटेबल, ई बना है इरिटेशन से। इरिटेशन क्या होती है? चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी। किसकी? बॉबल कहते हैं इंटेस्टाइन, आंत की। अब जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी इंटेस्टाइन जिसे हम कॉलन कहते हैं, जब ये तुनक मिजाज हो जाए, इरिटेट हो जाए, तो ये कुछ लक्षण पैदा करती है। वो लक्षण क्या होंगे? लक्षण ये होंगे कि पेट में, अपर एब्डोमेन में, नीचे नाभि के आसपास दर्द होगा। बहुत लोग इस भाषा को समझते हैं मरोड़, क्रैम्प्स होंगे। तो एक दर्द तो ये होता है कि कांस्टेंट होता चला जा रहा है। एक ऐसा होता है रुक रुक के, और कई बार टॉयलेट गए आप तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, तो वो उसमें लक्षण मिलेगा। और इसमें भूख ना लगने का भी एक सिम्टम हो सकता है। कभी इसमें लूज मोशन लगे, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, अल्टरनेट इस तरीके की चीज आ जाती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मैंने बताया, ब्लोटिंग, पेट का फूलना और गैस का बनना, ये तो अनिवार्य सिम्टम है, होते ही होते हैं। अगर ये बहुत लंबे समय तक चलते रहे तो उसमें कुछ और सिम्टम आ जाएंगे, चूंकि आते शरीर से उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी ठीक से, जो बहुत जरूरी है। तो उस स्थिति में जाकर हो सकता है कि मरीज का वजन कम होना शुरू हो जाए, लेकिन वो अलग की स्थितियां है। मेन यही है जिससे आप जो लोग आमतौर पर शिकायत करते हैं, जी मुझे बहुत एसिडिटी है, गैस है, पेट फूल जाता है, पेट में अफारा रहता है, पेट साफ नहीं होता। अब ये जो लास्ट लाइन है, पेट साफ नहीं होता, ये कार्डिनल साइन है आईबीएस का, कि जी पेट साफ नहीं होता। कैसे नहीं होता? कि मुझे एक बार जाने के बाद फिर दोबारा जाना पड़ता है, 2 बार में भी नहीं होता, कई बार तीसरी बार जाना पड़ता है। हालत ये है कि अगर कोई आदमी 8 बार दिन में जा रहा है तो 6 बार तो ये सुबह के टाइम ही हो जाती है स्थिति। ये इसका खास लक्षण है। अच्छा जी। कि अगर दोपहर से पहले पहले आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार जाना पड़े और दोपहर के बाद ही शांत हो जाए कि कोई खास दिक्कत नहीं है, तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का ये मेन लक्षण है। ठीक है जी, इस तरह का है। अब इसमें केवल आप देखिए डिस्कम्फर्ट है कि जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, 8 वर्क प्लेस पे चले गए, है ना। और इसमें स्ट्रेस और एंजाइटी का भी बड़ा रोल है, कि अगर कोई आदमी तनाव में जी रहा है, दबाव में जी रहा है, तो उसको भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण उसको प्रकट हो सकते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ कहा गया, आयुर्वेद में बहुत शुरू में ये कहा गया था कि पेट तमाम रोगों की जड़ है जी। ये सब रोग पेट से उत्पन्न होते हैं, और इस बात की मॉडर्न मेडिकल साइंस के लोग खिल्ली उड़ाते थे कि पेट से क्या लेना देना। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये मानने लगी है कि पेट जड़ बेशक ना हो, लेकिन पेट में बहुत सारे रोग हैं। अब जो हमने पहले बात की थी मीट एलर्जी पे, हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात की थी, हमने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की बात की थी,
हमने सीलिक डिजीज की बात की थी, यानी कि पेट के नीचे छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और जो गुदा मार्ग वाला हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा पाचन तंत्र है। और इसमें इतनी बीमारियां होती हैं कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और जब आपका पेट दुरुस्त नहीं होगा, उसका आपकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। इस IBS के साथ दिक्कत ये है कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो IBS के लक्षण है वो उन बीमारियों में मिलते हैं जी। वो मिमिक्री करते हैं उसकी, तो कंफ्यूजन पैदा होता है। तो ये तय कर पाना कि किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को IBS है, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान भी है। आसान इसलिए है, कैसे आसान हो सकता है कि इससे मिलती जुलती जितनी बीमारियां हैं लक्षणों की, उन सबको हम पहले एक्सक्लूड करें, ओके, उनकी जांच करा लें। और अगर हमें लगता है कि जो 4-5 मेन बीमारियां हैं जो IBS जैसे लक्षण देती हैं, अगर वो नहीं है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि IBS है। और अच्छा। IBS है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत ये तो है जो मैंने बताई आपको कि बार बार आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन पे इससे कोई संकट पैदा होने वाला नहीं है। तो ये चूंकि IBS की कोई जांच नहीं है, IBS कोई कहे कि हम IBS को डॉक्टर जाएगा, कोई टेस्ट करेगा और उससे IBS का पता चल जाएगा, नहीं। इस जांच जैसी कोई चीज नहीं है। उसका एकमात्र तरीका ये है कि इन्हीं लक्षणों से मिलने वाली जो बीमारियां हैं उनको पहले एक्सक्लूड कर लो, और जब वो नहीं है तो ये चीजें आ जाएंगी। अब इसमें हमें ये देखना पड़ता है IBS में कि हम कैसे इसको ट्रीट करें जी। आयुर्वेद में निश्चित रूप से इसकी बहुत प्रभावी इलाज है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये अमीबिक इन्फेक्शन है, अमीबा से उत्पन्न होता है। और अमीबे का सोर्स क्या है, पानी। और पानी से जो ज़्यादा ऐसी सब्जियां, ऐसी चीज़ें जिनमें ज़्यादा पानी होता है, तो कंटामिनेटेड वाटर से अमीबा पैदा हो जाता है, अमीबाइसिस होती है। और अमीबाइसिस जब लंबी चलती रहती है तो हम उसको क्रोनिक अमीबाइसिस कह देते हैं, या डायसेंट्री का भी नाम दे देते हैं। हाँ जी। तो ये तो उसमें हम क्या करेंगे, मॉडर्न मेडिकल साइंस में मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल जैसी दवाई होती हैं, 5-7 दिन का कोर्स दिया और वो चीज़ें शांत करती हैं। हाँ। और आमतौर पे इसमें भी क्या होता है, जो अमीबाइसिस मैंने बताया कि म्यूकस जैसा एक पदार्थ आता है स्टूल में, वो खास एक पहचान होती है पेचिस की, जिसे प्रवाहिका भी बोलते हैं हमारे यहाँ आयुर्वेद में। तो वो अलग चीजें हैं, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस आपको फौरी राहत थोड़े दिन के लिए मिल सकती है, लेकिन अगर आपको परमानेंट इसका इलाज चाहिए तो वो आयुर्वेद में उपलब्ध है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा संयम की जरूरत है, समय की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। इसमें 3-4 चीजें आती हैं। एक तो हम हीलिंग रेमेडीज, मतलब ऐसी हर्बल रेमेडीज, ऐसी कुछ औषधियां हैं, ऐसी कुछ वनस्पतियां हैं जिनके सेवन से ये चीजें काबू हो जाती हैं। दूसरा है योगिक एक्सरसाइज। अच्छा जी। तीसरा है लाइफ स्टाइल का मॉड्यूलेशन, और चौथा है डाइट का मॉड्यूलेशन। तो अगर इन चारों बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे, चारों को निशाने पे रख के हम इलाज करेंगे और मरीज उसमें सहयोग देगा, सहयोग इस अर्थ में चूंकि इसमें बहुत ज्यादा परहेज करना जरूरी है। बहुत जो हम बार बार हम बताते रहे कि तमाम बाजार की चीजें आपको बंद करनी है, चूंकि वो सबसे बड़ा सोर्स है कंटामिनेशन का। अच्छा। और घर पे भी आपने वो चीजें खानी है जिनमें इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज्यादा नहीं है। चूंकि होता क्या है इंटेस्टाइन में, जब हमारे इंटेस्टाइन की पाचन क्रिया के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि जब हमारी आंत में भोजन जाता है तो आंतें ना कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और खुलती हैं इस तरीके से। अब जब इसमें कोई गड़बड़ आ जाएगी तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगी, सिकुड़ ज्यादा गई, तो कब्जी पैदा होगी, कॉन्स्टिपेशन। और अगर वो ज्यादा ओवर एक्टिविटी उनकी होगी तो वो डायरिया कर देंगी। और IBS में ये चीजें मिलती रहती हैं कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो कब्जी आ गई, पता चला 1 हफ्ते से आप टॉयलेट नहीं गए, और जब गए तो उसके बाद में आपको लूज मोशन हो गया। तो हमें इन चारों जो पक्ष मैंने बताए हैं, हर्बल रेमेडी का और योगिक एक्सरसाइज का, डाइटरी मॉड्यूलेशन का, और एक है लाइफ स्टाइल का। अच्छा। तो लाइफ स्टाइल में भैया तमाम बाजार की चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी, पैकेट और पैकेजिंग का जो खाना है वो बंद करना पड़ेगा। आमतौर पे जैसे अब लोग गोलगप्पे खाते हैं, अब उसकी कोई हाइजीनिक कंडीशन तो है नहीं। कल ही 10 गोलगप्पे निपटा के आया हूँ। हाँ,
तो ये जो गोलगप्पे ऐसी चीज है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें हाइजीन आप कितना ही रख लो, जब तक मैनुअल टच है, आजकल तो लोग नहीं, वो दस्ताने तो पहन रखे थे, पर वो हाँ, बना के कैसे लेकिन लाया, वो उतना पर्याप्त नहीं है ना। तो ये चीजें हमें साफ सफाई का बहुत ज्यादा प्रबंध रखना है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का फोकस इस पानी की शुद्धता पे बहुत ज्यादा है। और दूसरा उनका ये है कि फाइबर जो है बहुत ज्यादा लोग बहुत मात्रा में खा लेते हैं, है ना, तो उसका भी प्रभाव कम करना है। तो गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए संग्रहणी। गोलगप्पे आप घर पे खा लें अगर बहुत ही जरूरी है। न जरूरी तो क्या होगा गोलगप्पे? हाँ नहीं, कई बार क्या होता है कि मैंने अपने चिकित्सक जीवन में देखा है कि जिस भी मरीज को आप ये कहो कि भाई आप 2 दिन आराम कर लीजिए, तो वो ये कहता है जी मैं 2 दिन तो मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे तो काम इतने हैं, है ना। उसे खाने की बात बताओ तो वो कहता जी ना, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता जी। तो ये जो दुराग्रह पाल रखे हैं ना मरीजों ने, वो अपने शरीर को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझ रहे उस चीज को। जीवन का अस्तित्व तो शरीर पे ही है, शरीर नहीं है तो आपके होने का क्या अर्थ है ना। तो शरीर की जो मशीनरी है, इसको आपको बिल्कुल दुरुस्त रखना है, इसकी सर्विस कराते रहना है। आयुर्वेद में इसीलिए पंचकर्म का विधान है, अगर आप इसको ठीक से मेंटेन नहीं रखेंगे तो धोखा देगी। और पेट ऐसी चीज है, देखिए और तो कुछ है नहीं शरीर में आप तो या तो हवा ले रहे हैं बाहर से, अगर वो शुद्ध नहीं है, जैसा आजकल प्रदूषण की समस्या, तो कितनी बड़ी समस्याएं इकट्ठी हो रही। दूसरी आप खाने पीने की चीजें लेते हैं और तो शरीर कुछ ग्रहण नहीं करता। तीसरी ये बातें जो हम बता रहे हैं ये दिमाग ग्रहण करता है, अगर कोई ग्रहण करना चाहे तो ये जो मेन चीज जो जा रही है, खाना जो है, पोषण, इसके बिना तो एनर्जी मिलेगी नहीं, बॉडी चलेगी नहीं। ये तो पेट्रोल है आपकी बॉडी का, और पेट्रोल की शुद्धता पे ये निर्भर करता है, उसमें आपने कितना एथनॉल मिलाना, कितना मोबिलाइज मिलाना है। तो भोजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, और पेट के तमाम रोगों का आधार यही है। तो जब तक आप अपने खाने पीने में परिवर्तन नहीं करेंगे और उन परहेज को नहीं रखेंगे, और आयुर्वेद तो इसलिए कुख्यात मान लीजिए, या वहाँ तो बहुत जरूरी है कि पथ्य का निर्धारण हमारे यहाँ बहुत जरूरी होता है जी। हम उड़द की दाल को मना करेंगे, मूंग की दाल की सिफारिश करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे लौकी खाओ, हम कहेंगे तोरई खाओ। अब आज के बच्चों के सामने हम लौकी, तोरई, ये जो चीजों के नाम आपने लिए हैं, हाँ, ये तो घर पे नाम लेना भी गुनाह है। अब देखिए भिंडी IBS में बहुत हितकारी है, भिंडी का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। तो आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ अपने जीवन में, अपने भोजन में समाहित करनी है लंबे टाइम तक। और IBS के ट्रिगर होते हैं, आपको खुद ये तय करना पड़ेगा, चूंकि मेडिकल साइंस में कोई तरीका नहीं है IBS का पता करने का जी, कि आपके गट को, आपके इंटेस्टाइन को कौन सी चीज सूट कर रही है। जैसे दूध है, दूध पिया टॉयलेट चले गए, किसी को किसी चीज से, तो इस ट्रिगर को हमें पहचानना होगा कि ऐसी कौन सी चीज से मेरे पेट में गड़बड़ कौन सी चीज है, और इसका तो निर्धारण मरीज करेगा, वो पता होता है कौन सी चीज माफिक आती है और कौन सी नहीं। वो कई बार अड़ जाते हैं जी, मुझे दूध नहीं पच रहा, डॉक्टर कह रहा है कि दूध आप छोड़ दीजिए, बोले दूध के बिना मेरा गुजारा नहीं है। तो उसको ये मान लेना चाहिए कि अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपको ये दूध तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो यहाँ मरीज की जिद नहीं चलेगी, यहाँ तो जो डॉक्टर कहेगा अपना निदान वो निर्धारित करेगा, जो ट्रीटमेंट बताएगा, खासतौर से वैद्य। अच्छा सर, तो वो मानना पड़ेगा। संग्रहणी रोग में जैसे मैं वीडियो देख रहा था, हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे, तो हजारों लोगों ने हजारों नुस्खे भी बता रखे थे, तो क्या सारे नुस्खे ठीक हैं या कैसे किया जाए? देखिए आयुर्वेद ये कहता है कि जो अग्निमांद है, आयुर्वेद का सारा खेल अग्नि पे है। 13 प्रकार की अग्नियों का आयुर्वेद में वर्णन है। तो इसी में एक जठराग्नि है, पाचक अग्नि है, कि एक बायोलॉजिकल एनर्जी है जो सारी चीजों को बर्न करती है ना, और उसमें से जो सार तत्व है भोजन का उसको ग्रहण करती है। तो जब ये अग्नि मंद हो जाएगी, जाहिर सी बात है, आयुर्वेद में संग्रहणी को वायु और पित्त का प्रकोप से होने वाली बीमारी बताया गया, कफ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यानी वायु और कफ, इसका पित्त का जब असंतुलन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, तो संग्रहणी जैसी समस्या उत्पन्न होगी। तो उसमें हमें ये बैलेंस कायम करना होगा। ये कैसे सारा वात पित्त कफ का संतुलन बनेगा, या इसका क्या IBS का इलाज होगा, ये वैद्य तय करेगा। ये जो आपने बताया ना कि नुस्खे बता रखे हैं हजार, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। 1-2 नुस्खा मैं भी बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप ट्राई कर लें। लेकिन अगर उससे बात नहीं बनती, ये फर्स्ट एड है एक तरह की। अच्छा जी।
कि आप अदरक का सेवन कर लें, आप हींग खा लें, आप फलाचूर्ण खा लें, है ना। इनका शरीर में नुकसान तो कुछ होना भी नहीं, इनका कुछ नहीं होना, और हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए उससे आराम मिल जाए। जैसे किसी के पेट में अफारा है, आपने हिंगवाष्टक चूर्ण खा लिया, गैस पास होगी तो आराम हो गया। लेकिन एक स्थायी इलाज के लिए, परमानेंट जो क्योर है, उसके लिए जरूरी यह है कि आप चिकित्सक से परामर्श करें। और चूंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में विकल्प बहुत कम है, तो आप आयुर्वेद के किसी भी आयुर्वेदिज्ञ से जो इस चीज़ को समझता है, भली भांति पूरे उससे अपनी जांच करा के उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। स्थिति ये है इसमें। और कई सारी चीज़ें ये होती हैं। अब जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें करना क्या है। जैसे एक हरड़ की छाल आती है जी, पीपल है, सौंठ है, काला नमक है, 4 चीज़ें हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। आप इनका चूर्ण बना के ले लें, भोजन के बाद ले लें, है ना। ये लवण भास्कर चूर्ण में तो यही होता है। जितने चूर्ण है आयुर्वेद में, आमतौर पर उनके घटक द्रव्य एक से ही है। लवण भास्कर में लवण की अधिकता ज़्यादा है, इसलिए, और वो टेस्टी बहुत है। हम तो अपने बचपन में वैसे ही फंकी मारते रहते थे। दही में मिला के मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ उसको। हाँ, चूंकि मेरे पिताजी आयुर्वेदाचार्य थे और वो करते थे, घर पे ये चूर्ण और बनाते रहते थे, तो बहुत टेस्टी में उसको खा जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको कोई रेडीमेड में बता देता हूँ, वत्सकादि घनबटी आती है, अच्छा, अच्छी से अच्छी कंपनी उसको बनाती है, आप उसका सेवन करके देख सकते हैं। एक कुटजारिस्ट आता है, उसकी 30 ml की आप डोज ले लें और उतना ही पानी मिला के उसको ले लें भोजन के बाद में। तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव हैं। ये तब इफेक्टिव है जब अभी बीमारी की लगभग शुरुआत हुई है। अगर इससे आराम पहुंच जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो तो किसी भी योग्य वैद्य से परामर्श करके, चूंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है, और इलाज है तो वो यही है कि वो भी डाइटरी रेस्ट्रिक्शन वो भी कराते हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना है, और एलर्जन को जो ट्रिगर है उसको जांच करो उसकी, और अगर वो निकलता तो उसको छोड़ दो। वहाँ भी इसी तरह का इलाज है जो आयुर्वेद बहुत युगों से करता आ रहा है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में तो ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज पूरा उसमें सहयोग दे, पथ्य का पालन करे पूरी तरीके से, अपने जीवन लाइफ स्टाइल का परिवर्तन करे, डाइट उसी हिसाब से ले। अगर इतना वो करेगा तो जाके ये जो बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट है, आईबीएस जो अपने आप में बीमारी नहीं है उस तरीके से, तब उससे जाके कहीं उसको मुक्ति हो पाएगी। ठीक है सर, वैद्य जी ने बहुत अच्छी जानकारी आईबीएस पे दी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने लास्ट में कुछ नुस्खे भी बताए हैं, ये बहुत अच्छे नुस्खे हैं, आप इनको आजमा के देख सकते हैं। फिर भी अगर आपका आईबीएस ठीक नहीं होता है तो किसी अच्छे वैद्य से परामर्श लें, क्योंकि जब तक आपका वो ठीक से परीक्षण नहीं करता है, पूरी बीमारी कोई भी नहीं समझ सकता। और कम से कम यूट्यूब पे इलाज देख के इसी पे निर्भर रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे मॉडल खड़े हो गए हैं, तो लोग यहाँ दवाइयाँ बनाते हैं। हमारा वो मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि आपको सही जानकारियाँ डिलीवर की जाए। वैद्य जी आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, चूंकि वीडियो बहुत बड़ी होने का डर था, बहुत सारी बातें भी रह गई हैं, तो आईबीएस से रिलेटेड या आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में सवाल उठ सकते हैं, उन सबके सवालों के जवाब हम अलग अलग वीडियो बना के आप तक ले आएंगे। शुक्रिया वैद्य।